फिर है मेजर ऑफ मनी। देखिए मेजरमेंट क्या होता है मनी का, तो सबसे पहला तो मेजरमेंट है, इसको M1 बोलते हैं। अब M1 M2 M3 M4 तक जाता है ना। तो M1 क्या है? M1 द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ द मनी सप्लाई। ये बेसिक मेजर है जिससे मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। विच इज आल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी। इसको क्या बोला जाता है बेटा? ट्रांजेक्शन मनी बोला जाता है। इट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन मनी बिकॉज दिस मेजर कैन बी डायरेक्टली यूज टू मेक ट्रांजेक्शन। किस लिए होता है बेटा ऐसा? क्योंकि डायरेक्टली ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है। द थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं इसके, क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। पहला होता है करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, है ना। पहले क्या देखेंगे? पब्लिक के पास जो करेंसी और कॉइन है उसको देखेंगे, ठीक है। फिर मतलब पब्लिक के पास जो पैसे हैं वो। फिर डिमांड डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक। अभी मैंने बताया डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, पब्लिक ने जो अपना पैसा कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट किया वो। और अदर डिपॉजिट्स आरबीआई, ठीक है ना, बैंक ने आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स रखा है उनको ले लेते हैं। तो M1 में तीनों चीजें हो जाएंगे। क्या क्या होगा बेटा M1 में? क्या क्या होगा? सबसे पहले करेंसी डिपॉजिट्स कॉइन्स है जो पब्लिक के पास है वो M1 है। डिमांड डिपॉजिट्स है जो बैंक में जमा है पब्लिक का पैसा, वो भी M1 में इंक्लूड होगा, मनी 1 में, है ना। और अदर डिपॉजिट जो बैंक ने आरबीआई में रखा है जैसे CRR हो गया, SLR हो गया, है ना। तो ये सब जो इन सब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? M1। यानी कि M1 जो मनी का मेजरमेंट है, तो मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए एक टाइप है, फीचर इसके कि M1 M2 M3। तो M1 में मनी सप्लाई को कैसे मेजर करेंगे? तो तीन चीजों को ध्यान रखना है, इसको ट्रांजेक्शन मनी भी बोलते हैं। M1 में मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए तीन चीजें ध्यान रखना है। पहला करेंसी, उस कंट्री की करेंसी, कॉइन हो जो भी पब्लिक के पास है वो। डिमांड डिपॉजिट जो पब्लिक का पैसा बैंक में जमा है वो। और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई का मतलब है जो और डिपॉजिट्स हैं आरबीआई में हैं बैंक्स के, है ना, कमर्शियल बैंक्स के, उन सबको ऐड कर देंगे तो M1 आ जाएगा। ऑल ऑफ दिस कंपोनेंट्स आर कैन बी यूज इजली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इजिली मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज हो जाते हैं। देयरफॉर इट इज द मोस्ट लिक्विड। और ये क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसमें लिक्विडिटी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। इसलिए इसको मनी कॉन्सेप्ट के बन में रखा जाए। यानी कि अगर हम M1 की बात करें तो इसमें लिक्विडिटी क्या होती है? इसमें लिक्विडिटी क्या होती है बेटा? हाई होती है ना। M1 जो करेंसी है इसमें लिक्विडिटी क्या होती है? हाई होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या आता है? करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक के पास जो करेंसी है। फिर डिमांड डिपॉजिट जो बैंक में पब्लिक का पैसा है वो भी सभी लिक्विड है ना। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ इंडिया। अदर डिपॉजिट जो बैंक ने आरबीआई के रखे हैं जो CRR है, तो ये कहीं ना कहीं हाईली लिक्विड होता है। कैसा होता है बेटा? हाईली लिक्विड होता है। M1 सबसे ज्यादा लिक्विड करेंसी मानी जाती है, लिक्विड मनी मानी जाती है। इसमें लिक्विडिटी बहुत हाई होती है M1 में, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ M1, क्या क्या कंपोनेंट्स M1 के? देखिए पहला तो हम इसको अभी मैंने समझाया, फिर से एक बार कंपोनेंट्स में और अच्छे से इसको क्लियर करते हैं। तो करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक क्या होता है? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजेक्शन मनी इंक्लूड्स कॉइन एंड पेपर नोट्स हेल्ड बाय द पब्लिक, है ना। किसी कंट्री में वहां के लोगों के पास जो पैसे हैं, चाहे वो सिक्के हो, कॉइन हो या फिर पेपर करेंसी हो, रुपीज हो, नोट हो, है ना, तो उसको देखना है। It means that any money in the form of coins, paper notes held by the government, है ना, and banking system, ठीक है ना, is not include in transaction। कहने का मतलब है करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक में, है ना, क्या क्या देख रहे हैं? पहले तो पब्लिक के पास जो पैसा है वो देख रहे हैं जो रखा हुआ है, और उनका जो पैसा है वो बैंक में ट्रांजेक्शन से बैंकिंग सेक्टर। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे? हेल्ड बाय द कॉइन्स एंड पेपर नोट्स held by the government and banking sector is not include in transaction। तो यहां पर से थोड़ा समझिएगा, गवर्नमेंट और बैंक के ट्रांजेक्शन को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, वो इसके बाद वाले में आएगा, है ना। तो पब्लिक के पास जो पैसा है उसको रखना है यहाँ पे, है ना। जैसे 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए के, 4 रुपए के, है ना, 500, 100, 20 रुपए के नोट है। तो ये सारी चीजें को जो पब्लिक हेल्ड कर रही है वो इसमें आएगा। किसमें? करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक। करेंसी मनी इज आल्सो नोन एज फिएट मनी। इसी को क्या बोला जाता है? फिएट मनी, है ना। इन विच मीन्स मनी मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर द ऑल डेब्ट। किस लिए होता है बेटा? ऑल डेब्ट। किसकी बात करें? करेंसी मनी। करेंसी मनी क्या होती है? फिएट मनी होती है। फिएट मनी क्यों होती है? क्योंकि इसको बेटा ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, यानी कि बहुत लिक्विड है। इन अदर वर्ड फिएट मनी इज मनी डेट अंडर द फिएट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्ट ओनली। तो ये क्या हो जाएगा? फिएट मनी हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि वो ऐसी मनी है विच मीन्स मनी द मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर ऑल डेप्ट अंडर लॉ, है ना। फिएट मनी क्या है? जो ऐसी मनी है जो करेंसी फॉर्म में है, ऐसी मनी है जो ऑल टाइप के डेप्ट को कंप्लीट करने के लिए एक्सेप्टेड है ना, उसको क्या बोलेंगे? फिएट मनी बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? इसके पहले क्या समझाया मैंने? करेंसी इन पॉइंट विद द पब्लिक। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, है ना, इसकी बात कर रहे हैं आप। डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, देखिए M1 में ये भी था। तो द सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ M1 इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक, है ना। अब ये डिमांड डिपॉजिट देखिए, एज डिमांड डिपॉजिट आर रेडीली एक्सेप्टेड एज मींस द पे ऑफ पेमेंट, दे आर ट्रीटेड एज द करेंसी हेल्ड, है ना। हाउएवर ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूड इन M1, है ना। नेट डिमांड का मतलब क्या है? अभी हम देख रहे हैं उस चीज को। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? इट मीन दैट इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंपोनेंट्स। इंटर बैंक डिपॉजिट जो बैंक के एक बैंक और दूसरे बैंक के बीच के जो आरबीआई, जैसे आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच में जो कैश रिजर्व है, इसको हम अलग कर दें। तो जो पब्लिक का पैसा जो बैंक में जमा होता है, जिसको हम बैंक में क्या करते हैं? जमा करते हैं, ये क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट होता है, क्योंकि पब्लिक उसको कभी भी क्या कर सकती है? विड्रॉ कर सकती है बैंक से। हाँ, तो डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक ये है कि सिंपली समझो इसको कि पब्लिक का जो पैसा कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट हो गया है और पब्लिक उसको कभी भी डिमांड कर सकती है, क्योंकि वो सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट है, वो उसका क्या है? डिमांड डिपॉजिट है ना। डिमांड डिपॉजिट नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, है ना। दे आर नॉट इंक्लूड मनी सप्लाई, ये भी चीज ध्यान रखना है। अगर हम इसकी बात करें, इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स दैट आर हेल्ड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ अदर बैंक्स, ठीक है। एज दिस काइंड ऑफ डिपॉजिट डू नॉट इंक्लूड मनी, है ना, मनी में नहीं इंक्लूड होंगे, हेल्ड बाय द पब्लिक, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई। तो जो अदर बैंक का पैसा है, जो बैंक के बीच के इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है, वो इसमें नहीं आएंगे सिंपली, है ना। पब्लिक का जो पैसा है जो बैंक में, जिसको पब्लिक डिमांड कर सकती है, वही यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स में रखेंगे, ठीक है। फिर है अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक, है ना, ये भी उसके कंपोनेंट में था M1 के। तो द लास्ट कंपोनेंट्स ऑफ M1 इंक्लूड्स द डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड बैंक्स, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, फाइनेंस, है ना, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, ये सारे डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, है ना, जिनकी अभी मैं बात कर रहा था। तो ये सारी चीजें हैं जो RBI की, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब है कि ये जितने भी हैं, देखिए द कंपोनेंट्स ऑफ M1 इंक्लूड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द RBI, है ना, ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट बैंक। क्लियर हो गया यहां तक? However, deposits of the commercial bank and the government with the Reserve Bank of India not include in this component. कहने का मतलब है RBI के जो अदर डिपॉजिट्स हैं, है ना, जो बैंक है, फॉरेन बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वहां से जो डिपॉजिट्स आए हैं, जो किस पर है? RBI के पास है, वो किस में आएंगे? इसके अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें आएंगे। क्लियर है?